दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर पीएम मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार जताया। पीएम मोदी ने केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि आडंबर, अराजकता, अहंकार और दिल्ली पर छाई आपदा की हार हुई है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की जीत का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि मिल्कीपुर में शानदार जीत मिली है, हर वर्ग के लोगों ने बीजेपी को चुना है। पीएम मोदी ने कहा कि आज देश तुष्टीकरण नहीं बल्कि संतुष्टीकरण के साथ है। दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के बाद जश्न की तस्वीरें देखने को मिली। जश्न का आलम दिल्ली मुख्यालय में, बीजेपी के मुख्यालय में, जहां पर प्रधानमंत्री ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर बाई इलेक्शन का भी जिक्र किया, जहां पर बीजेपी की जीत हुई है और उन्होंने शानदार जीत बताया मिल्कीपुर की जीत को, जहां पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच टक्कर थी। बीजेपी ने जीत हासिल की है। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत बीजेपी को 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में बीजेपी वापसी करती हुई और केजरीवाल की हार को उन्होंने आडंबर, अराजकता, अहंकार और दिल्ली पर छाई आपदा की हार बताया। मोदी 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 मोदी। आज अयोध्या के मिल्कीपुर में भी भाजपा को शानदार जीत मिली है। हर वर्ग ने भारी संख्या में भाजपा के लिए मतदान किया है, अभूतपूर्व विजय दिया है। साथियों, आज देश तुष्टीकरण नहीं बल्कि भाजपा के संतुष्टीकरण की पॉलिसी को चुन रहा है। बगल में यूपी है। एक जमाने में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कितनी बड़ी चुनौती थी और सबसे बड़ा चैलेंज नारी शक्ति के लिए होता था। यूपी में दिमागी बुखार का कहर बरसता था, लेकिन हमने इसका अंत करने के लिए संकल्पबद्ध होकर काम किया। दिल्ली में प्रचंड जीत को लेकर पीएम मोदी ने पूर्वांचल के लोगों का धन्यवाद किया। पीएम मोदी ने कहा कि पूर्वांचल के लोगों ने प्यार और विश्वास की नई ऊर्जा दी है, इसलिए पूर्वांचल के सांसद होने के नाते मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। प्यार की, विश्वास की नई ऊर्जा दे दी, नई ताकत दे दी। इसलिए मैं पूर्वांचल के लोगों का, पूर्वांचल के एक सांसद के नाते विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। मिल्कीपुर उपचुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही पूरे अयोध्या में राजनीतिक पारा हाई हो चुका है। लिहाजा बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की गलतियों से सबक लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिल्कीपुर में कमल खिलाने की जिम्मेदारी सौंपी। सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ का मिल्कीपुर में जादू चला और मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत हुई। मिल्कीपुर में खिला कमल, पंचर हुई साइकिल। नाक की लड़ाई में बीजेपी की बम्पर जीत। मिल्कीपुर में चल गया योगी का जादू। अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत हुई है
और सूबे की सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बार फिर जादू चल गया। लिहाजा बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की गलतियों से सबक लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिल्कीपुर में कमल खिलाने को जिम्मेदारी सौंपी और मिल्कीपुर में योगी का जादू चला। मिल्कीपुर आरक्षित विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभान पासवान की बड़ी जीत हुई है। मिल्कीपुर उपचुनाव बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के लिए नाक की लड़ाई बन चुका था। मिल्कीपुर सीट से वैसे तो 10 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी के उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद के बीच ही देखने को मिला। सपा विधायक अवधेश प्रसाद के अयोध्या से सांसद बनने के बाद मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस सीट के लिए इतना जोरदार चुनाव प्रचार किया कि दिल्ली तक सुर्खियां बनती रहीं। सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ की खास रणनीति का ही नतीजा है कि मिल्कीपुर के खोए हुए किले को योगी आदित्यनाथ जीतने में कामयाब हुए और मिल्कीपुर में कमल खिल गया। बता दें कि मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में कुल 65.35% मतदान था, जो साल 2022 में यूपी विधानसभा के चुनाव के वोट प्रतिशत से लगभग 5% ज्यादा रहा। बता दें कि सूबे के सीएम योगी ने मिल्कीपुर उपचुनाव जीतने के लिए खास रणनीति पर काम किया। उपचुनाव की तैयारियों के तहत बीजेपी ने मिल्कीपुर में प्रदेश सरकार के 7 मंत्रियों की तैनाती की। योगी आदित्यनाथ ने दिसंबर महीने के 15 दिनों में 3 बार अयोध्या और मिल्कीपुर के दौरे किए। मिल्कीपुर में उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा बैठकें की। मिल्कीपुर उपचुनाव बीजेपी के लिए नाक की लड़ाई थी, इसलिए ही योगी ने इसे इतना गंभीरता से लिया। इसे इस बात से समझा जा सकता है कि नवंबर में 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में हर सीट पर 3-3 मंत्रियों को उतारा था। वहीं मिल्कीपुर के लिए बीजेपी ने 7 मंत्रियों को उतारा। मिल्कीपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए लगातार सूबे के सीएम सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते रहे। आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ है परिवारवाद की राजनीति और जातिवाद की राजनीति। ये जातिवाद की राजनीति वे लोग कर रहे हैं, ये परिवारवाद की राजनीति वे लोग कर रहे हैं जिन्होंने केवल और केवल अपने परिवार की चिंता की, जनता जनार्दन की चिंता नहीं की। किसी दलित, किसी वंचित, किसी पिछड़ी जाति के व्यक्ति का, किसी का भी इन्होंने कभी उत्थान नहीं किया। बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर उपचुनाव को राष्ट्रवाद और परिवारवाद के बीच की लड़ाई बताई थी। सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद को भूमाफिया तक कहा था। मिल्कीपुर उपचुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही पूरे अयोध्या में राजनीतिक पारा हाई हो गया था। मिल्कीपुर उपचुनाव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया था। पिछले 3 चुनावों में बीजेपी मिल्कीपुर में चुनाव हार चुकी थी। इस बार हर हाल में जीत हासिल करने के लिए योगी ने जीत की रणनीति बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाकुंभ मेले में 27वें दिन भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। रात 8 बजे तक 1 करोड़ 32 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया। 1 करोड़ 22 लाख श्रद्धालु और 10 लाख कल्पवासियों ने डुबकी लगाई। महाकुंभ क्षेत्र में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं और सुरक्षा व्यवस्था भी चौकस है। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। यही वजह कि श्रद्धालु बेहतर इंतजामों के लिए योगी सरकार की तारीफ कर रहे हैं। आपको बता दें, महाकुंभ में अब तक 42 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में स्नान कर चुके हैं। तो अब तक 42 करोड़ लोगों ने संगम में स्नान किया है और अभी ये 27वां दिन है। कुल 45 दिनों का ये आयोजन होता है और कल की अगर बात करें तो कल सिर्फ एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया। क्राउड मैनेजमेंट को लेकर प्रशासन की तारीफ करते तमाम श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। सर्वेश दुबे हमारे सहयोगी महाकुंभ क्षेत्र से हमारे साथ मौजूद हैं। सर्वेश जी, 27 दिन और 42 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया। कहा 45 करोड़ कहा जा रहा था 45 दिनों में, लेकिन अब लगता है कि यह आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा होगा।
देखिए, निश्चित तौर पर महाकुंभ में आस्था का जो ज्वार दिख रहा है, जो जनसैलाब दिख रहा है, वो आप देख सकते हैं हमारे पीछे। तमाम श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं और आज 28वां दिन है और अब तक 42 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। अगर 27वें दिन की बात करें तो 1 करोड़ 32 लाख लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई थी। ये तमाम वो श्रद्धालु हैं जो लगातार बढ़ रहे हैं। खासतौर पर जो वीकेंड के दिन है, सैटरडे और संडे को ज्यादा भीड़ होती है और आप देखिए कि ब्रह्म मुहूर्त से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाकर आ रहे हैं। और आप देखिए ये जो श्रद्धालु हैं ये सभी ने आस्था की डुबकी लगाई है और वहां से निकलकर ये लोग यहाँ पहुंचे हैं। कुछ लोगों से बात भी करेंगे, जानेंगे कि किस तरह का उत्साह है। मैम, सबसे पहले आप बताइए किस तरह का उत्साह है आप लोगों में? स्नान हो गया? यस सर। कहाँ से आई हैं? हम देहरादून से आए हैं। देहरादून से आई हैं। कैसी लगी व्यवस्था यहाँ? अच्छी है। क्या कामना कर रही है मैम? बस ये कामना करें कि हम जिस मकसद से आए थे कि हमारे परिवार खुश रहे और 144 साल बाद ये कुंभ लगा है, तो हम बड़ी आस्था से उत्तराखंड देवभूमि से आए हैं और हमने गंगा में स्नान करके अपने घर की सुख शांति। आपके सीएम भी आज आ रहे हैं यहाँ पर, धामी जी भी डुबकी लगाएंगे। भाई धामी जी की वजह से ही हम यहाँ आए हैं। जी बताइए, कहाँ से आए? हम आए गाजीपुर जिले से। अच्छा, और व्यवस्था बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया व्यवस्था है। मैम बताइए। हम बनारस से आए हैं। बनारस से आए? जी, हम लोग बनारस से हर हर बम बम बोल रहा है काशी। तो क्या सुनाएंगी, क्या सुनाएंगे आप लोग? एक हम लोग भजन सुनाएंगे। हाँ, भजन सुनाइए आप। हाँ, जिसमें राम आए हैं। हाँ, सुनाइए। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, आज आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, उजाला की दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के पाप सारे धुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरे रामचंद्र की जय। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो अलग अलग तरह से उनकी भावनाएं हैं जो व्यक्त कर रहे हैं। जो आस्था का सैलाब है, जो जन समुद्र है, वो यहाँ पर उमड़ पड़ा है। कुछ आप कहना चाहते हैं, बताएं। जी, मैं मोगा पंजाब से आया हूँ। मैं परसों फ्राइडे 4 बजे का बैठा हुआ हूँ, कल रात 10 बजे पहुंचा हूँ। जो गूगल मैप पे हमें सुबह 8 बजे अराइविंग टाइम बता रहे थे, कल रात 10 बजे तक पहुंचे हैं। ट्रैफिक की व्यवस्था बिल्कुल ही ध्वस्त हो चुकी है। हाँ, ज्यादा पब्लिक होने पे कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। हाँ, पुलिस की तरफ से यानी कोई मैनेज नहीं किया गया है कि उसको रूट को कैसे डाइवर्ट करें या बड़ी बस को एक साइड पे लगाएं, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। ठीक है, आपकी बात पहुंचेगी न्यूज 18 के माध्यम से। हम योगी जी तक पहुंचाना चाहते हैं अपनी बात। बता दिया आपने। कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? सर, हम पुणे से आए हैं और अभी सैटरडे संडे छुट्टी थी तो पूरा ये तो सुना आपने। हालांकि ट्रैफिक को लेकर कुछ ज़रूर एक नाराज़गी देखने को मिली कि उन्हें ट्रैफिक में फंसना पड़ा है, लेकिन बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और अब ज़्यादातर लोग वो हैं जो अपने अपने वाहनों से आ रहे हैं। इस वजह से काफ़ी इंतज़ार करना पड़ रहा है लोगों को और ट्रैफिक में कई बार फंसना पड़ रहा है, लेकिन मेला क्षेत्र के अंदर जो इंतज़ाम है वो लोगों को पसंद आ रहा है। महाकुंभ में तमाम हस्तियां संगम में डुबकी लगाने पहुंच रही हैं। वहीं एक्टर राजकुमार राव पहुंचे अपनी पत्नी के साथ। उन्होंने किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं।